मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल बेवा। तो चलिए देखते हैं। काशी के आर्या मंदिर में एक आलिम तकरीर कर रहे हैं जिसमें बहुत से लोग जमा हैं। इनमें दो करीबी दोस्त अमृत राय और दान नाथ भी बैठे हुए हैं। दान नाथ को तकरीर से कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उन्हें तो क्लब जाकर प्रेमा के साथ खेलने में दिलचस्पी है। प्रेमा अमृत राय की साली है। अमृत राय की वाइफ नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। पेशे से वकील हैं, झूठ से नफरत करते हैं, सिर्फ सच्चे मुकदमे ही लेते हैं और मेहनत से मुकदमे लड़ते हैं। इसके बरक्स दाननाथ सहल पसंद आदमी है, कॉलेज में प्रोफेसर है, मुताला करना और सैर व तफरीह करना इनका मशगला है। कभी वो भी प्रेमा से इश्क करते थे। प्रेमा अमृत राय की साली है, वो हम बता चुके हैं। और जब अमृत राय की बीवी का इंतकाल होने के बाद इसकी मंगनी अमृत राय से कर दी जाती है। प्रेमा की मंगनी, प्रेमा अमृत राय की साली है और उनकी वाइफ का इंतकाल होने के बाद इसकी मंगनी अमृत राय से कर दी जाती है। मुकर्रर की तकरीर से अमृत राय ये फैसला करते हैं कि वो किसी बेवा से शादी करेंगे। जब ये इतला उनके सास ससुर को होती है तो वो लोग बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन प्रेमा को सदमा तो बहुत होता है, मगर वो अमृत राय की उसूल परस्ती की तारीफ करते हैं और फैसला को कबूल करते हुए ज़िंदगी भर कुंवारी रहने का फैसला करती है। इधर राय को दान नाथ समझाता है कि इस तरह का फैसला ना करें, तो वो कहता है कि मैं अपने किसी करीब के दोस्त के लिए ये फैसला कर रहा हूँ और ये दोस्त और कोई नहीं, खुद इनके वो है। इधर जब प्रेमा की माँ इसे समझाते हुए कहती है कि हम अमृत राय को समझाएंगे, तो वो उन्हें ऐसा करने से सख्ती से मना करती है और तमाम उम्र शादी करने का ऐलान कर देती है। प्रेमा शादी करने से मना कर देती है। इधर कमला प्रसाद घर में नौकरों को डांटते डपटते दाखिल हुए। देवकी कमला प्रसाद को अमृत राय के फैसले के बारे में बताती है और कहती है कि इसे समझाइए, वो शादी नहीं करना चाहती है, उसे समझाइए। वो किसी को समझाने का वादा कर लेता है। कमला प्रसाद सभा वालों को, लीडरों को और गांधी जी को खूब बुरा भला कहता है। इतने में पूर्णा प्रेमा से मिलने आ जाती है। पूर्णा प्रेमा की सहेली है। प्रेमा कमला प्रसाद को अंदर भेज देती है क्योंकि उनकी सहेली आ जाती है मिलने के लिए, इसलिए उन्हें अंदर भेज देती है। कमला प्रसाद प्रेमा का भाई और लाला बद्रीनाथ का बेटा है। पूर्णा पड़ोस के बसंत कुमार की बीवी थी। प्रेम और पूर्णा दोनों गहरी सहेलियाँ थी। दोनों में बातें हुई और प्रेमा ने पूर्णा को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया। पूर्णा और बसंत कुमार एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है। पूर्णा बड़े प्यार से अपने पति बसंत कुमार के उपटन लगाती हैं और उसके बाद उनके पति बसंत कुमार चले जाते हैं नहाने के लिए गंगा पर। नहाने जब जाते हैं तो उन्हें कमल के फूल नज़र आए और वो उन्हें पूर्णा के लिए लेने की खातिर इनकी तरफ बढ़े। फूल भी आगे बढ़ रहे थे और यहाँ तक कि वो बीच मंझधार में पहुँच गए और फूल लेकर उन्हें किनारे तक पहुँचना नसीब नहीं हुआ और वो गंगा में डूब गए और वो पूर्णा बेवा हो गई। लाला बद्री प्रसाद शरीफ और ईमानदार आदमी हैं, दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। जब पूर्णा अपने मामूली गहने फरोख्त करने इनके पास आई तो उन्होंने बगैर गहनों की इसकी मदद कर दी। वैसे भी वो इनकी लड़की की सहेली और बरहमनी थी। वो कहने लगे, उन्हें अपने ही पास रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटी की तरह
समझूंगा और तुम्हें मेरे जीते जी कोई तकलीफ ना होगी। 13वीं भी लाला बद्री प्रसाद ने की पूर्णा के शौहर का। जब 13वीं ख़त्म हो गई तो उन्होंने अपनी बेटी प्रेमा से पूर्णा के बारे में पूछा कि इसके मायके में कौन कौन है। इस पर प्रेमा उन्हें बताती है कि इसका कोई सगा संबंधी नहीं है। चुनांचे लाला बद्री प्रसाद पूर्णा को अपने ही घर ले आने का फैसला कर। उन्हें अपने घर ले आने का फैसला कर लेते क्योंकि वो अकेली रहती हैं। लाला बद्री प्रसाद उन्हें कहने लगे कि उन्हें अपने ही पास रखो और प्रेमा से भी कहते हैं कि तुम उसे यहीं ले आओ और साथ में ही वो रहेंगी। फिर इधर वो अपने बेटे कमला की तरफ से खासे फिक्रमंद नजर आते हैं, जो इनका नाकारा बेटा है। और यूँ पूर्णा भी लाला बद्री प्रसाद की बेटी बनकर प्रेमा के घर में आ जाती है। जब लाला बद्री प्रसाद इसको घर लाने की तजवीज़ कमला प्रसाद के सामने रखी तो वो गुस्सा होने लगे, मगर जब बाप ने इससे कहा कि मैं 4000 रुपये इसके गुजारे के लिए बैंक में जमा करा दिए तो वो इसे समझाने और यहाँ से कहीं चले जाने की बात करने इसके घर जाता है। और इसके जब उसके घर जाते हैं, पूर्णा के घर जब वो जाते हैं तो उसके हुस्न से इतना मरूब हो जाता है कि इसे किसी न किसी तरह समझा बुझाकर अपने घर ले ही आता है। पूर्णा को पड़ोस की औरतों ने रुखसत किया। इसे भी अपना घर छोड़ने का अफसोस था। पूर्णा को भी अपने घर छोड़ने का बहुत अफसोस था। प्रेमा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे से गले मिले। घर के एक एक फर्द ने इसका इस्तकबाल किया, जिसमें रहम ज़्यादा था। पूर्णा को ये सब अच्छा नहीं लगा। देवकी जो प्रेमा की माँ थी और सुमित्रा की सास, सुमित्रा कुम्हार प्रसाद की बीवी थी। देवकी को पूर्णा पसंद नहीं आई और सास को जलाने के लिए सुमित्रा ने पूर्णा की हिमायत शुरू कर डाली। उसकी तारीफ करने लगी और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगी। एक रात सुमित्रा पूर्णा के पास आई और इसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। शौहर के रात को रोज़ देर से आने की बात, महल से अपनी शादी होने की बात करती है। लाला बद्री प्रसाद के अलावा घर के हर फर्द को पत्थर दिल बताती है और इस घराने की तबाही की दुआ करती है। मेरा शौहर खुदगर्ज और लालची है, पैसे के अलावा इसे किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं है। पहले ही दिन इस तरह की बातें सुनकर पूर्णा को अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। ये यकीनी था कि इसे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना था। वो सोचने लगी कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था। लाला बद्री प्रसाद इस हरकत के बाद अमृत राय से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे। अमृत राय के बाद दाननाथ प्रेमा के लिए इनकी नज़रों में सबसे बेहतर रिश्ता था और वो वैसे भी समाज में इन पर उंगलियां उठ रही थी। जो जवान लड़की घर में कुंवारी बैठी रहे, ये भला समाज को कहाँ गंवारा था। इस वजह से शादी ना करने की जिद पर वो अड़ भी नहीं सकती थी। बहुत पहले दाननाथ से इसके ब्याह की बात चली थी। इनमें मोहब्बत, शराफत, इल्मियत और नेक चलनी जैसे औसाफ थे। वो उन्हें किसी हद तक पसंद भी करती थी, मगर अमृत राय की आ जाने से ये सिलसिला शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया था। अब जब हालात पलटे और बद्रीनाथ ने दाननाथ के लिए रजामंदी मालूम की तो प्रेमा ने हाँ कर दी। जब दाननाथ को इस तरह की इतला दी गई तो उन्होंने हाँ कहने से पहले उन्होंने एक बार फिर अमृत राय को टटोला तो उन्हें मालूम हुआ कि अमृत राय अपने फैसले से 1 इंच हटने वाले नहीं है। लेकिन उन्हें ये भी फिक्र थी कि प्रेमा भी इस रिश्ते के लिए तैयार है या नहीं।
अमृत राय को और तो कुछ सूझा नहीं। बद्रीनाथ को दाननाथ की तरफ से खत लिखा और इसे जबरन दस्तखत करवा के लाला बद्रीनाथ को भेज दिया। इधर जब लाला जी को दाननाथ का खत अमृत राय के साथ हाथ से लिखा हुआ मिला तो वो न सिर्फ आपे से बाहर हो गए, गुस्सा हो गए, बल्कि उन्हें इसमें अपनी तौहीन नज़र आई। उन्होंने दोनों को शोहदा तक कह डाला, यानी कि कहने लगे कि दोनों मर गए मेरे लिए, और एक गुस्सा भरा खत लिखने लगे। इतने में इनकी बीवी देवकी वहाँ आ गई। इसने मामले को समझा और फिर उन्हें समझाया कि ये सब उसने हमारी भलाई में किया है। बात इनकी समझ में आ गई। इधर प्रेमा लाल बद्री प्रसाद के पास भाई कमला की शिकायत कर आई। प्रेमा लाला बद्री प्रसाद के पास भाई का कमला की शिकायत कराई, यानी अपने वालिद साहब के पास अपने भाई का शिकायत कराई, जो अमृत राय को बदनाम करता फिर रहा था। प्रेमा का भाई बदनाम कर रहा था कि वो बुद्धू आश्रम खोलने जा रहा है और वो इससे पैसे गबन करेगा। लाला बद्री प्रसाद भी अमृत राय की तारीफ करते हुए और प्रेमा से इसकी मर्जी मालूम करने के लिए दाननाथ का खत इसे दे देते हैं। दाननाथ का खत लेकिन अमृत राय की राइटिंग में लिखा हुआ प्रेमा का दिल टूट जाता है और वो दाननाथ से शादी करने की रजामंदी दे देती है। शादी हो जाती है। लाला बद्री प्रसाद की तरफ से बड़ी धूमधाम की जाती है, मगर दूसरी तरफ सादगी से रसूमात की जाती है, क्योंकि अमृत राय का हुक्म था जो शादी के मौके पर चंदा मांगने बिहार की तरफ गए हुए थे। यहाँ पूर्णा और सुमित्रा की खूब अच्छी पट रही थी, दोनों में बहुत दोस्ती हो चुकी थी। सुमित्रा और कमला प्रसाद दोनों एक दूसरे की जिद थे, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। सुमित्रा इंतहाई फ्राक दिली और बहुत अच्छी थी, जबकि कमला प्रसाद लालची, खुदगर्ज और पैसे ही वो सब कुछ समझने वाला था। दोनों में कोई तालमेल ना था। वैसे कमला प्रसाद किरदार का बुरा ना था, आशिक मिजाज नहीं था, मगर पूर्णा को देखकर पहली बार वो इसके हुस्न से मुतासिर हुआ था। मगर सुमित्रा की वजह से इसे पूर्णा से बातचीत करने का मौका नहीं मिलता था। चुनांचे इसने सुमित्रा को पूर्णा के पास उठने बैठने से मना किया और इसके बर्ताव में भी थोड़ी तब्दीली आने लगी। एक दिन कमला प्रसाद 2 रेशमी साड़ियाँ लाए और बेधड़क अपने कमरे में घुस गए। दोनों सहेलियाँ एक साथ पलंग पर लेटी हुई थी। सुमित्रा ने शौहर की तरफ गुस्सा भरी निगाहों से देखा। इसने एक साड़ी सुमित्रा और दूसरी पूर्णा को देना चाहते थे। सुमित्रा ने साड़ी लेने से इनकार कर दिया और कहने लगी, पूर्णा रेशमी साड़ी नहीं पहनना चाहेंगी तो मैं इसे अपनी साड़ी दे दूंगी। दोनों में साड़ी को लेकर बहस छिड़ गई। दोनों हस्बैंड वाइफ पे साड़ी को लेकर बहस छिड़ गई। सुमित्रा कहने लगी, कहाँ से हाथ मार लाए हो, ऐसा करो इन्हें प्रेमा के पास भेज दो। दोनों ने खूब एक दूसरे पर कीचड़ उछाली। अब फैसला पूर्णा को करना था कि वो साड़ी ले या ना ले, और पूर्णा ने इसमें आफियत समझी कि वो सुमित्रा का साथ दे। चुनांचे इसने साड़ी लेने से इनकार कर दिया। कमला प्रसाद की तरफ से मौजूर भरी आजिज़ निगाहों से देखा। जब इसने साड़ी लेने से इनकार कर दिया तो कमला प्रसाद की तरफ मौजूर भरी आजिज़ निगाहों से देखा। कमला प्रसाद ने कोई जवाब ना दिया, साड़ियाँ चुपके से उठा ली। इस तरह से ये नावल मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि ये नावल बेवा आप लोगों को पसंद भी आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।